पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य वंश पढ़ रहे थे और मौर्य वंश के अंतर्गत जो दो नाम है वो बराबर आते रहता है। पहला नाम चाणक्य और दूसरा मेगास्थनीज। तो आज हम लोग जो है केवल चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी जितने भी परीक्षाएं हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न है, जो चाणक्य से संबंधित आने की संभावना बनी रहेगी, वैसे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। चाणक्य एक ऐसा नाम जो देश स्वाभिमान के लिए किसी राजा का पतन किया और एक राष्ट्रभक्त राजा को मगध का सिंहासन दिलाया। यानी एक वैसा राजा जिसके मन में देश प्रति कोई सेवा भावना नहीं था, जिसे देश के लिए चिंता नहीं था, जिसे जनता के लिए कोई फिक्र नहीं था, वैसे राजा को सिंहासन से बाहर निकालकर और एक चक्रवर्ती राजा जिसके अंदर देश प्रेम था, जनता का हित सर्वोपरि था, वैसे लोगों को सिंहासन पर बैठाया। तो देखते हैं आज की पाठशाला में। चाणक्य। चाणक्य का पिता के नाम चाणक्य। चाणक्य के पिता के नाम क्या था? चाणक्य। अन्य नाम क्या था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कुटिल बुद्धि के कारण इन्हें कौटिल्य कहा गया और इनका बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। शिक्षा देखते हैं कि इन्होंने तक्षशिला से लिया और वहीं के प्राचार्य भी बने। जहाँ से तक्षशिला से जो इन्हें शिक्षा ग्रहण किया, वहीं से इन्होंने प्राचार्य का पद भी वहाँ धारण किया। ये पढ़ाने का भी वहाँ काम किया। ये निवासी कहाँ थे? ये निवासी तक्षशिला के ही थे। विद्वानों में काफ़ी भिन्नता है। कोई कहता है कि ये दक्षिण भारत से जुड़े हुए किसी जगह के पास इनका जन्म हुआ था, तो कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। लेकिन अगर सर्वमान देखा जाए तो यह बहुत सारे विद्वानों, इतिहासकारों का मत है कि इनका जो जन्म हुआ था तक्षशिला के पास ही हुआ था। फिर देखते हैं कि पुराणों में चाणक्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विजवर्ष कहा गया है। पुराणों में चाणक्य को क्या कहा गया है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। एक ऐसा पंडित, एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा बुद्धिजीवी, एक ऐसा महाज्ञानी जिन्होंने किसी राजा को सिंहासन तो दिला दिया और मंत्री रहते हुए उसने कभी उस राजा का नाम अपने किताबों में नहीं लिखा। केवल मगध सम्राट, मगध सम्राट। यानी आजकल के अगर कवि, लेखक, विद्वान, पंडित को देखिएगा तो वो राज दरबारी की तरह पेश आते हैं और जिसके अंतर्गत वो रहते हैं उनका केवल वो गुणगान करते रहते हैं। लेकिन चाणक्य एक ऐसा ज्ञानी, ऐसा प्रकांड विद्वान, ऐसा महाज्ञानी थे जिन्होंने राजा का कभी अपने किताब में नाम नहीं छापा। चंद्रगुप्त मौर्य कभी अर्थशास्त्र में नहीं छापा। उन्होंने हमेशा मगध सम्राट करके संबोधित किया, मगध का राजा। अब समझ सकते हैं कि इनकी जो विद्वत्ता है कितना राष्ट्र के प्रति समर्पित था, न कि राजा के प्रति। पुराणों में चाणक्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। चाणक्य कूटनीति, राजनीति, प्रशासन नीति, अर्थनीति का महाज्ञानी व्यक्ति था। चाणक्य कूटनीति, राजनीति, प्रशासन नीति, अर्थनीति का महाविद्वान व्यक्ति थे। कुटिल बुद्धि और अखंड भारत के निर्माण कार्यों के कारण इन्हें कौटिल्य कहा गया।
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। मैकियावेली की प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? अर्थशास्त्र। चाणक्य के अर्थशास्त्र। प्रिंस एक किताब है जिसका लेखक मैकियावेली थे, लेकिन भारतीय इतिहासकार ने इसको उल्टा रूप में इतिहास लिखा कि अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस से की जाती है। ये बहुत बड़ा अद्भुत है कि इतने चाणक्य जैसे प्रकांड विद्वान व्यक्ति जिनकी किताब की तुलना वहाँ से की जाती है। शायद ये इतिहासकार उस किताब की तुलना अर्थशास्त्र से करते तो बेहतर होता। आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या बताऊँ मैं तुझको, मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है चांद उसका जैसा है। यानी चांद से वो बेहतर बताता है कि चांद सा नहीं है चांद उसका जैसा है। इस तरह हम देखते हैं कि मैकियावेली की जो किताब प्रिंस है उसकी तुलना किससे की जाती है? अर्थशास्त्र से की जाती है। अर्थशास्त्र में किन किन विषयों से संबंधित जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र जो है वह अर्थशास्त्र का किताब नहीं है, केवल नाम है अर्थशास्त्र, यानी उसका इकोनॉमिक्स पर आधारित वह किताब नहीं है। उस किताब में किसकी जानकारी मिलती है? तो राजनीति की जानकारी मिलती है, प्रशासक नीति की जानकारी मिलती है, समाज नीति की जानकारी मिलती है, अर्थनीति की जानकारी मिलती है, कृषि नीति की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में केवल अर्थशास्त्र की ही नहीं, उसमें राजनीति की मिलती है, प्रशासन नीति की मिलती है, कृषि नीति की मिलती है, अर्थनीति की मिलती है। यानी वह मुख्य रूप से राजनीतिक किताब थी। मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण किसे कहा गया? अर्थशास्त्र को। अगर आपको मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज को समझना होगा, समाज को समझना होगा उस समय के, तो अर्थशास्त्र सबसे सर्वोत्तम पुस्तक है। इसलिए मौर्यकालीन समाज के दर्पण के रूप में अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। यानी एक अर्थशास्त्र बहुत ही बेहतरीन पुस्तक उस समय के समाज को समझने के लिए है। उसकी प्रासंगिकता आज भी भारतीय इतिहास में बनी हुई है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो वह संस्कृत में लिखा गया है। उसका लिपि ब्राह्मी है, शैली चंपू शैली। चंपू शैली उसको कहते हैं जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया। उसमें अधिकरण कितने हैं? 15। अधिकरण मीन्स क्या हुआ? अध्याय। 15 अध्याय में वह किताब बटा गया है। और प्रकरण मीन्स छोटा छोटा जो चैप्टर होता है, एक अध्याय में बहुत सारे प्रकरण होंगे और श्लोक जो है वह लगभग 6000 है। इस तरह देखते हैं कि भाषा संस्कृत थी, लिपि ब्राह्मी, शैली चंपू शैली, अधिकरण कितने? 15, प्रकरण 180, श्लोक 6000। सप्तांक सिद्धांत किसने दिया? चाणक्य ने दिया। सप्तांक सिद्धांत यानी किसी राज के लिए 7 चीज़ें होना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे वो राज की संकल्पना को धारण करेगा। अगर वो 7 चीज़ें नहीं हो तो वह राज की संकल्पना को धारण नहीं कर सकता है। और इसकी प्रासंगिकता जो है आज भी है कि राज के लिए क्या होना चाहिए? एक राजा होना चाहिए। बिना राजा के किसी भी राज की संकल्पना नहीं किया जा सकता। तो राजा कैसा होना चाहिए? राजा योग्य होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। यह किसके अनुसार? चाणक्य के अनुसार, जो आज भी 100% लागू होता है कि देश का नेतृत्व वैसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो दूरदर्शी सोच का रहने वाला हो, जो साहसी हो, जो निडर हो, जो बुद्धिजीवी हो, जो विवेकी हो। मंत्री होना चाहिए
तो बिना मंत्री के बिना राज का संकल्पना नहीं किया जा सकता है। फिर देखते हैं जनपद। जनपद के अंतर्गत भूमि और जनसंख्या। भूमि और जनसंख्या क्या है? राज के पैर जिस पर राज का अस्तित्व रहता है। बिना भूमि और जनसंख्या का किसी राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर देखते हैं दुर्ग। राज की बाहें जिसका कार्य राज की रक्षा करना होता है। उस समय राज का किलाबंदी किया जाता था। आज भी उस संकल्पना को देख सकते हैं कि किसी देश का जो है एक सीमा निर्धारित होता है। आप देखिएगा कि वहाँ पर बाड़ लगाया गया है या किलाबंदी किलानुमा किया गया है। वो क्या करता है? राज की सुरक्षा प्रदान करता है। फिर देखते हैं कोष। राज का मुख्य कोष कहलाता है। किसी भी राज्य के संचालन के लिए कोष का होना बहुत जरूरी है, इसलिए राज का मुख कहा गया है। दंड राज का मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, जिसके तहत प्रजा और शत्रु पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। प्रजा मतलब प्रजा को समाज में रहने के लिए क्या क्या नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, और वैसे लोग जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, जो राज से विपरीत सोच रखने वाले लोग हों, वैसे लोगों को दंडित करने का कार्य करता है। कौन? दंड। इसके अंतर्गत सेना और डंडा को शामिल किया गया है दंड के रूप में, जो राज का मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। मित्र राज का कान होता है। मित्र, एक राज्य के लिए मित्र भी होना बहुत जरूरी है। आप इस संकल्पना को सोच सकते हैं कि भारत का अगर सबसे बेहतरीन मित्र देश देखा जाए तो रसिया। उसी तरह पहले भी एक राजा के लिए मित्र देश का होना बहुत जरूरी था। मित्र का होना बहुत जरूरी था, जो शांति और युद्ध में शांति काल और लड़ाई के समय राजा को सही सलाह दे, सही जानकारी दे। तो मित्र का होना बहुत जरूरी है। प्रजा के खुशी में ही राजा की खुशी है। किसने कहा था? चाणक्य ने कहा था। चाणक्य एक ऐसा महाज्ञानी था जिसने कहा था कि राजा का खुशी उसके प्रजा के हित में है। जहाँ का प्रजा खुशहाल है, जहाँ का प्रजा शांतिमय है, वह राज सबसे बेहतर है। राजा को चाहिए कि वह प्रजा के हित के लिए 24 घंटे लगे रहे, चाहे कभी भी हो। प्रजा राजा के पास कभी भी मिल सकता है, चाहे वह 12 बजे रात हो, चाहे 2 बजे रात हो। यह चाणक्य का मानना था। साम दाम दंड भेद का सिद्धांत किसने दिया? चाणक्य ने दिया। साम दाम दंड भेद का सिद्धांत किसने दिया? चाणक्य ने दिया। चाणक्य ने कहा कि राजा को साम दाम दंड भेद के सिद्धांत पर चलना चाहिए। हालांकि बहुत लोग ये बात तो सुने तो हैं, लेकिन इसका सही अर्थ जो है नहीं समझ पाते होंगे कि आखिर है क्या। साम यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पहला विकल्प क्या है? साम यानी समझौता करना। अगर उससे भी नहीं बन रहा है तो दाम यानी उसे खरीद लेना चाहिए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो विभेद यानी वहाँ भेद डालकर यानी फूट डालकर उसे अपना लेना चाहिए। भारतीय इतिहास में अजातशत्रु का आपने नाम सुना होगा, और पाठशाला में हम पढ़ाए भी हैं कि जिन्होंने वैशाली में फूट डालकर जीत लिया था। वैशाली को किस तरह जीता था? अजातशत्रु ने फूट डालकर, यानी भेद, और उससे भी नहीं हो रहा है तो दंड का रूप अपनाना चाहिए। पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसे भी सरकार को उसी चाणक्य नीति के तहत
सैन्य कार्रवाई द्वारा अधिग्रहण कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। यह क्या है? नीति संगत है। तो इसी को चाणक्य ने क्या कहा है कि साम दाम दंड भेद की नीति के तहत राजा को अपने राज को चलाना चाहिए। फिर देखते हैं चाणक्य की हत्या बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने किया। इतने प्रकांड विद्वान का अंत बिंदुसार के मंत्री किसने किया? सुबंधु ने। एक षड्यंत्र की तरह चाणक्य को जलाकर मार डाला। और इस तरह देखते हैं कि भारतीय इतिहास का वैसा पंडित, वैसा प्रकांड विद्वान जिसने अखंड भारत की संकल्पना पहली बार सोची हो, जिसने राजहित को सर्वोच्च स्थान दिया हो, वैसा व्यक्ति का अंत हो जाता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली पाठशाला में। आगे का पाठशाला मौर्य वंश से ही होगा। देखते हैं फिर आगे की पाठशाला में।